हम लोग अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, जिसमें हम लोग देखे थे कि कोई भी अभिक्रिया का वेग, या हम लोग बोल सकते हैं वेग समीकरण जो लिखने का तरीका होता है। तो वेग समीकरण जो लिखने का तरीका होता है, वेग बराबर एक स्थिरांक आता है, वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग के से दिखाते हैं, और ये ए और बी जो होता है क्या हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग वेग अभिक्रिया जो लिखते थे हम लोग। तो यहाँ पे अगर अभिकारक में बी है तो बी पदार्थ को भी लेते थे, और इस पर कुछ कोटि होता था एम और एन। ठीक, तो ये वेग समीकरण लिखने का तरीका होता है जब कोई अभिक्रिया होता है तब। ठीक, ये वेग समीकरण लिखने का तरीका हम लोग सीखे थे जब कोई अभिक्रिया होता है तब। और भी तरीका हम लोग सीखे थे, ये वाला तरीका भी ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन कौन सा ऐसा कारक है जो इफेक्ट करता है अभिक्रिया का वेग को। इफेक्ट करने का मतलब ये है, या तो अभिक्रिया का वेग उससे बढ़ जाता है या अभिक्रिया का वेग उससे क्या हो जाता है, घट जाता है। इफेक्ट करने का मतलब ये है, प्रभावित करने का मतलब ये है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है या तो उससे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, या उससे क्या हो जाता है, घट जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें पॉइंट, सबसे पहले तो ये हेडिंग डाल लेना है, फैक्टर गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले एक नंबर दे के इसमें लिखना है अभिकारकों के सांद्रता, हम जैसे बोलेंगे वैसे लिखना है। अभिक्रिया का वेग एक नंबर दे के लिखना है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों का सांद्रण पर निर्भर करता है। उसके बाद लिखना है इसी में, अभिकारकों का सांद्रण यदि अधिक होता है, अभिकारकों का सांद्रण यदि अधिक होता है तो उस अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। तो उस अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है, उस अभिक्रिया का वेग भी अधिक होता है। कैसे? ऑब्वियस है कि ये जो ए है ये अभिकारक के सांद्रण पर डिपेंड कर रहा है, ए पर या बी पर। ठीक, तो ये जो वेग है अभिक्रिया के सांद्रण पर डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियस है कि ये टर्म अगर बढ़ेगा या ये टर्म बढ़ाएंगे तो वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अभिकारक के सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा हम लोग पॉइंट लिखेंगे ताप वाला, हेडिंग वगैरह कुछ नहीं डालना है, 2 नंबर देना है। लिखना है यदि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस, अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि किया जाता है, अभिक्रिया का ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि किया जाता है, अभिक्रिया का ताप में 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि किया जाता है, तब अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है, अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। मान लेते हैं कोई अभिक्रिया 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तब उसका वेग अगर वेग उसका 15 है, अब वेग कितना है, 15 है, तो अगर 100 से इसको 110 डिग्री सेल्सियस कर दे, कितना कर दे अभिक्रिया का वेग, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस कर दे, तब जाके इसका वेग जो हो जाएगा 15 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा। इस प्रकार से देखने को मिलता है। तीसरा से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है, 3 नंबर देके लिखना है अभिकारकों की भौतिक अवस्था पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिकारकों के भौतिक अवस्था पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। किसी अभिकारक का, इसी को फुल स्टॉप लगा के उसके बाद लिखना है, किसी अभिकारक का सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, किसी अभिकारक के सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसका अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, उस अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। किसी अभिकारक का क्षेत्रफल, अभिकारक के सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उस अभिक्रिया के वेग भी बढ़ जाता है। मान लो कोई पदार्थ है, मेरे पास ये एक पदार्थ है, अगर इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं इतना है,
अगर इसका क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तब इसका वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसमें सिर्फ लिख कर छोड़ देना है, अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। 4 नंबर होगी। अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ज़्यादातर यह देखने को मिलता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ज़्यादातर यह देखने को मिलता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हम लोग सक्रियण ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे आगे, इसलिए अभी हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे। कुछ हम लोग इसमें आगे का टॉपिक देखेंगे, तब उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। विकिरण का प्रभाव लिखना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं। विकिरण खाली समझा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। कोई अभिक्रिया होता है, विकिरण का मतलब होता है प्रकाश के लाइट भी क्या है, एक विकिरण है। तो अगर कोई अभिक्रिया के देखने को मिलता है कि जो प्रकाश के अगर अंधेरे में कराते हैं तो बहुत स्लो गति से होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर HCl का निर्माण करता है, जो कि बहुत स्लो गति से होता है अगर अंधेरे में कराते हैं। लेकिन यही अगर सूर्य के प्रकाश में कराएंगे, ये बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। यह अभिक्रिया देखने को ये मिलता है। आगे हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। अभिक्रिया का वेग का ताप का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहला इसमें पॉइंट होता है, जब भी कोई अभिक्रिया हो रहा है, अगर ताप बढ़ा देते हैं, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे, तो उसका अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब वो फास्ट गति से अभिक्रिया होना शुरू हो जाता है अगर हम लोग क्या करते हैं, ताप को बढ़ा देते हैं। तब अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है, अगर हम ताप को बढ़ा दें, तो वो जो अभिक्रिया होता है उसका वेग क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वो फास्ट गति से होना शुरू हो जाता है। तो अभिक्रिया होता कैसे है, पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, अभिक्रिया होने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा उसको अच्छे से समझते हैं। मानते हैं कि मान लो कि एक कंटेनर है, थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। एक कंटेनर है, इसमें 2 प्रकार के हम पदार्थ को मिलाएंगे। दोनों के कण को ध्यान से देखिएगा। दोनों के कण को एक पदार्थ को हम लोग ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, एक पदार्थ को हम इसमें ब्लू कलर से दिखा रहे हैं। इसमें दूसरा पदार्थ ला के मिला रहे हैं, जिसको हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। इसमें दूसरा पदार्थ ला के मिला रहे हैं, जिसको हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे बात को समझना है कि दोनों मिला देने से अभिक्रिया शुरू नहीं हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, उसको समझना है। यहाँ पे जब 2 पदार्थ मिलाए हैं, यहाँ से फिर से इंडिकेट करते थे, मान लो कि A पदार्थ है जिसको हम लोग ब्लू कलर से दिखाए हैं, एक B पदार्थ है जिसको हम ग्रीन कलर से दिखाए हैं। ठीक, तो ये 2 कलर से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम लोग इसको एक कंटेनर के अंदर मिलाते हैं ना, तो जो इसका कण होता है, इसमें बहुत सारा कण दिख रहा है, जो इसमें कण होता है, तो ये जो कण होता है, इसके अंदर बहुत सारे कण दिख रहा है, ये आपस में क्या करता है, टकराता है। ये इधर से उधर गति करते रहता है और आपस में क्या होता है, टकराता है। तो होता क्या है कि ये इससे ग्रीन से ब्लू टकराएगा, ग्रीन आपस में भी टकरा सकता है, और वैसे ग्रीन से ब्लू, ब्लू से ग्रीन, कुछ भी इस पर आपस में टकरा सकता है। तो टकराते टाइम ही
क्या होता है, कभी ऐसा स्थिति आता है कि टकराने से क्या होता है, दोनों एक दूसरे से क्या आता है, संपर्क में आ जाता है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाता है, जब ऐसे इधर से उधर गति करते रहता है तो टकराने टाइम ही ब्लू वाला क्या होगा, कभी कभी ग्रीन से टकराने के बाद मिल जाएगा। अब ये किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि ये पेन का ढक्कन है, ये पेन का ढक्कन है। चलो इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, सबका कंसंट्रेशन इधर होना चाहिए, ठीक, अभी जाकर समझ में आएगा। मान लो कि ये पेन का ढक्कन है और ये पेन है और ये पेन है। चार स्थिति हम यहाँ पर दिखाएंगे। मान लो ये पेन है और ये पेन का ढक्कन है। ठीक है, एक और स्थिति दर्शा देते हैं, ये पेन का ढक्कन है। एक और स्थिति दर्शा देते हैं, ये पेन का ढक्कन है और ये है पेन है। ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। यही यहाँ पे ब्लू वाला मान लेते हैं कि ये ए पदार्थ को दर्शा रहा है और यहाँ पर ये बी पदार्थ को दर्शा रहा है। टक्कर तो यहाँ पर सब करेगा, ये भी आके आपस में क्या होगा, टकराएगा, ये भी आपस में क्या होगा, टकराएगा, ये भी आपस में क्या होगा, टकराएगा, ये भी आपस में क्या होगा, टकराएगा। मान लो कि इसको इधर लेके आ, इसको इधर लेके आ, जाकर टकराएगा। टकराने से दोनों के बीच क्या कोई कॉम्बिनेशन होगा क्या दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएगा क्या? नहीं जुड़ेगा, इसलिए कि ओपन किस ओर से है, ये इस ओर से है। जब तक इसको इस ओर से आकर नहीं टकराएगा और बेस है कि ये इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब पेन का ढक्कन नहीं लगेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये सामने से जाकर जब इसमें टकराएगा तो यहाँ से ये खुला हुआ है तो पेन का ढक्कन इसमें क्या हो जाएगा, लग जाएगा और ये कैसा दिखने लगेगा, ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से ये आके इसमें जुड़ जाएगा, एक दूसरे से इस पर क्या हो जाएगा, आके से जुड़ जाएगा। मतलब ये भी टक्कर किया, ये भी टक्कर करेगा, इसके भी टकराने से कोई फायदा नहीं होगा, इसके भी टकराने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये टक्कर तो सब कर रहा है, टक्कर तो सब कर रहा है, मतलब ये एक दूसरे से टकरा तो सब रहा है, लेकिन बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ इस वाले केस में हो रहा है। बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ इस वाले केस में, मतलब ये दोनों अणु आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सिंपल यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं ए पदार्थ और प्लस बी पदार्थ को मिला रहे हैं, ए पदार्थ प्लस बी पदार्थ को मिलाकर हम एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं और नए पदार्थ क्या बन रहा है, तो ए बी का निर्माण हो रहा है। तो ए बी का निर्माण तभी हो पाएगा जब सही तरीका से एक दूसरे से क्या करेगा, टक्कर करेगा। ऐसा नहीं सिर्फ टक्कर किया और दोनों मिलके ए बी का निर्माण कर लिया, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब भी दो पदार्थ को हम मिलाते हैं, जब भी दो पदार्थ को हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद, जब भी हम दो पदार्थ को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद अभिक्रिया हो जाए, इसका कोई चांसेस नहीं रहता है। अभिक्रिया तभी होगा जब टक्कर क्या हो, प्रभावी टक्कर हो, मतलब सही तरीका से टक्कर हो, तभी जाके अभिक्रिया होने का चांसेस रहता है, अदरवाइज अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो ताप है, ताप एक काम करता है, क्या काम करता है, जो ये टक्कर हो रहा है ना, ये भी टक्कर बहुत कम मात्रा में होता है। अगर ताप कम रहेगा तो अभी शांत सब बैठा रहेगा, सब क्या रहेगा, सब हम शांत बैठा रहेगा, इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करेगा। हम बार बार ये चीज़ें बताते आते हैं, बार बार ये चीज़ें बताते आ रहे हैं। जब भी कोई चीज़ का अभिक्रिया में ताप को बढ़ाते हैं, किसी भी पदार्थ को ताप को बढ़ाते हैं, तो उसके अणुओं में ऊर्जा क्या हो जाती है, उसके अणुओं को ऊर्जा बढ़ जाता है और इधर उधर भागने के लिए जिसके पास ऊर्जा मिल जाता है वो ऊर्जा लेकर इधर उधर भागना शुरू कर देता है। तो ताप को बढ़ाने से क्या हो जाता है कि सबके पास ऊर्जा का मात्रा बढ़ जाता है, इसके कारण ये इधर से उधर भागना शुरू कर देता है, इसलिए टक्करों की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए अणुओं की टक्करों की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और टक्कर की संख्या बढ़ेगा तो हो सकता है कि ऐसे टकराने वाला का भी संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उससे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उससे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है,
ताप बढ़ाने से अणुओं के बीच का टक्कर की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अणुओं के बीच की टक्कर की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, इंग्लिश में हम हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तब हम यहाँ पर बात जो कर रहे हैं, सबसे पहला इसमें जो पॉइंट लिखना है, सबसे पहला क्या पॉइंट लिखना है, तो जो हम बोल रहे हैं उसको लिखना है कि ताप को बढ़ाने से किसी अभिक्रिया के अणुओं के बीच के टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अणुओं के बीच टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया के अणुओं के बीच की अभिक्रिया में अणुओं के बीच के टुकड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अणुओं के बीच के टुकड़ों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सिर्फ पहला पॉइंट, पहला नंबर देखिए लिख लेना, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले हम समझा दिए कि टक्कर जो होगा, देखो जब ये इस प्रकार का टक्कर होगा, जो ये बताए इस प्रकार का जो टक्कर होता है, जिसमें टक्कर होने के बाद क्या हो जाए, अभिक्रिया हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी टक्कर। उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रभावी टक्कर। और जो टक्कर होने से अभिक्रिया न हो उसको हम लोग कहते हैं अप्रभावी टक्कर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रभावी टक्कर। तो 2 नंबर दे के लिखना है, 2 नंबर दे के लिखना है जब अणुओं के बीच में, लिखना है 2 नंबर देके, जब अणुओं के बीच में टक्कर होने से अभिक्रिया हो जाता है, वैसे टक्कर को प्रभावी टक्कर कहते हैं। वैसे टक्कर को प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। वैसे टक्कर को प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। वैसे टक्कर को प्रभावकारी टक्कर कहते हैं। लेकिन जब टक्कर होने के बाद अभिक्रिया नहीं हो, वैसे टक्कर को अप्रभावकारी टक्कर कहते हैं। वैसे टक्कर को अप्रभावकारी टक्कर कहते हैं। वैसे टक्कर को अप्रभावकारी टक्कर कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखो इसमें कुछ ऐसे चीज़ें आते हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। जैसे हम लोग एक पॉइंट जानेंगे, देहली ऊर्जा। इसको इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये क्या होता है, तो जब टक्कर होता है, प्रभावी टक्कर होता है, प्रभावकारी टक्कर होने के लिए टक्कर करने वाले अणुओं के एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो जब भी 2 परमाणु टक्कर करता है, टकराने के लिए ऑब्वियस है कि जिस अणु के पास ऊर्जा नहीं रहेगा बेचारा क्या रहेगा, शांत पड़ा हुआ रहेगा। जिसके पास भी ऊर्जा नहीं रहता वो क्या रहता है, शांत पड़ा हुआ रहता है। अब उसको एक ऐसा ऊर्जा चाहिए, न्यूनतम ऊर्जा, जिससे वो क्या कर सके, टक्कर कर सके। तब उसको एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है टक्कर करने के लिए। वही न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। वही न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, तो देहली ऊर्जा कहते हैं। तो पॉइंट करके इसको लिखते चलना है, ठीक है। थोड़ा पॉइंट करके लिखते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देहली ऊर्जा लिखना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखना है। टक्कर करने के लिए अणुओं के पास एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक है। टक्कर करने के लिए
अणुओं के पास एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक है। एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा होना आवश्यक है। वही न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। वही न्यूनतम ऊर्जा देहली ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, वही न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? देहली ऊर्जा कहलाती है। कम से कम उतना उसके पास ऊर्जा होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वो टक्कर होने के बाद अभिक्रिया करेगा या टक्कर करेगा, तभी जाके टक्कर कर पाएगा। और टक्कर करेगा तभी जाके क्या होगा? अभिक्रिया होगा। बिना टक्कर का अभिक्रिया होने वाला नहीं। आगे एक और टर्म आएगा सक्रियण ऊर्जा। आगे एक और टर्म आएगा सक्रियण। देहली ऊर्जा तथा अणुओं के सामान्य अवस्था में ऊर्जा का अंतर। देहली ऊर्जा तथा अणुओं के सामान्य अवस्था में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। देखो किसके अंतर? जो देहली ऊर्जा है, देहली ऊर्जा जो रिक्वायर्ड है क्या टक्कर करने के लिए, और जो अणु है उसका जो ऊर्जा है, वही दोनों ऊर्जा के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। वही दोनों ऊर्जा के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब देखो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसके पास देहली ऊर्जा रहेगा वो रेडी हो जाता है टक्कर करने के लिए, लेकिन वो टक्कर शुरू कर देगा ऐसा कोई संभावना नहीं है। उससे थोड़ा सा क्या होना चाहिए? ज़्यादा ऊर्जा होना चाहिए जो उसको टक्कर कराने में क्या करे? मदद कर सके। तो उससे जो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब मान लो इसको थोड़ा सा समझते हैं। एक ए पदार्थ है, इस ए पदार्थ को अभिक्रिया करने के लिए एक देहली ऊर्जा फिक्स किया गया है कि यह अभिक्रिया तभी कर पाएगा जब ये देहली ऊर्जा कितना है? देहली ऊर्जा ऐसा अभिक्रिया कितना है? 20 जूल है। तो यह अभिक्रिया में भाग तभी लेगा जब इसके पास 30 जूल ऊर्जा होगा, मतलब इससे ज़्यादा ऊर्जा होगा तभी। कहने का मतलब ये है 20 जूल तो इसको देहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करने में, इसके बराबर ऊर्जा लाने में चला गया, और जो 10 जूल एक्स्ट्रा जो बचा, जो अभिक्रिया में भाग लेने में मदद करेगा, 20 जूल तो इसके बराबर होना ही चाहिए। उसके बाद जो 10 जूल एक्स्ट्रा होता है वही ऊर्जा क्या होता है? जो अभिक्रिया को कराता है। और यही 10 जूल जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा अगला डाउट में हम इसका डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। सक्रियण ऊर्जा यहाँ से हेडिंग डाल के लिख लेना है, यहाँ ये वाला लिखना है सक्रियण ऊर्जा का डिफिनीशन। सक्रियण ऊर्जा पहले हेडिंग डालना है, तब जाके यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसमें क्या दिया हुआ है? सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियण। जो सामान्य अणु होता है उसको सक्रिय जटिल में परिवर्तित, जटिल मतलब जब अभिक्रिया कराने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। वही सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। अब सक्रिय जटिल का मतलब यहाँ पर क्या है? जब भी दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो देखने को मिलता है एक मध्यवर्ती पदार्थ का निर्माण होता है। एक मध्यवर्ती पदार्थ का निर्माण होता है। यही जो मध्यवर्ती बनता है इसी को हम लोग सक्रिय जटिल कहते हैं। इसी को जो बनाने में जो ऊर्जा खर्च हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जो एक्स्ट्रा ऊर्जा लगा इसका निर्माण करने में उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसमें मध्यवर्ती में बदलने में जो ऊर्जा खर्च हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा का डिफिनीशन लिख लेना है यहाँ पर। ये दोनों पदार्थ को ये वाला एग्जाम्पल हम उसके सक्रियण ऊर्जा के नीचे दिखाएं। चलिए ये कैसे दिखाया गया है इसको समझते हैं। मेरे पास एक A2 पदार्थ है। पहले नॉर्मल इसका क्या है, क्या बन रहा है उसको यहाँ समझना है। यहाँ से ये A2 पदार्थ है प्लस एक B2 पदार्थ है, और मिल के जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2AB का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? 2AB का निर्माण कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो ये AB का निर्माण कर रहे हैं। AB का 2 अणु का निर्माण हो रहा है। तो कैसे होता है तो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है? पहले AB और AB एक बॉन्ड से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। AB और AB एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और B और B एक बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो ये एक के साथ B और एक के साथ B तभी जाके मिलेगा जब इसका अपना बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। जब इसका ये अपना बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा, तभी जाके ऐसा संभव है। ये जब इसका अपना बॉन्ड
टूटेगा तभी जाके इसका ऐसा संभव है। तो सबसे पहला जो काम होता है, ये आपस में एक ही बार में नहीं टूट जाता है, ये पार्शियली क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। पार्शियली कमजोर होने का रीजन क्या होता है, इसको एक को एक फायदा दिखता है और बी को भी एक फायदा दिखता है कि ये आपस में क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। तो जैसे इसके आसपास ये आता है, आते ही इसके साथ ये बॉन्ड क्या करने लगता है, कमजोर करना शुरू कर देता है। इसके साथ जो बंधन है वो क्या करने लगता है, कमजोर होने लगता है, और इसके साथ ये बंधन इसका बनने लगता है। तो धीरे धीरे ये दोनों कमजोर होने लगता है और ये दोनों आपस में जुड़ने लगता है। उसी को यहाँ पर डॉट से दिखाया गया है। जो इसके बीच का बंधन था वो वीक होने लगा और इसके बीच का बंधन मजबूत होने लगा, मतलब ये भी बंधन जुड़ने लगा और धीरे धीरे लास्ट में ये मध्यवर्ती पदार्थ बना। और बाद में यहाँ से ये पूरी तरह से इससे क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है और ये भी अलग हो जाता है, और ये ए के साथ बी जुड़ जाता है और ये ए के साथ बी जुड़ जाता है। इस प्रकार को देखने को मिलता है। तो यहाँ से 2AB का क्या हो गया, 2 को AB बनाना, तो वही यहाँ पर क्या बन गया, 2AB का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले इसको दिखाना है, इसको दिखाने के बाद इसको दिखाना है। तो ये जो डायग्राम में दिया हो उसको लिख लेना। ये अभिकारक है, ये मध्यवर्ती पदार्थ है और ये प्रतिफल का निर्माण हो रहा है। मध्यवर्ती पदार्थ को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये भी इंडिकेट कर लेना है या कहते हैं तीर का निशान देकर दिखा देना है। इसको हम लोग कहते हैं सक्रिय जटिल। सक्रिय जटिल मतलब ये बनाने में जो ऊर्जा खर्च हुआ, ये जो बनाने में ऊर्जा खर्च हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियन ऊर्जा कहते हैं। ये अभिक्रिया कराने में जो ऊर्जा खर्च हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियन ऊर्जा कहते हैं। एक आता है अभिक्रिया का ऊष्मा। अब अभिक्रिया का ऊष्मा क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, इस टर्म को भी। सबसे पहले डॉट करके ये भी हेडिंग डाल लेना है, अभिक्रिया की ऊष्मा, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, डेल एच से दिखाते हैं। ऊष्मा निकल रहा है, कोई भी अभिक्रिया होता है दो चीज़ें देखने को मिलता है, या तो उससे ऊष्मा बाहर निकलता है या उसको ऊष्मा लेता है, या तो उससे ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है या वो ऊष्मा लेता है, ऐसा देखने को मिलता है। इस तरह से देखने को जब मिलता है तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं ऊष्माक्षेपी का और ऊष्माशोषी का। तो सबसे पहले अभिक्रिया के ऊष्मा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सक्रिय जटिल, यही है ना सक्रिय जटिल मध्यवर्ती जो बन रहा है। सक्रिय जटिल कुछ ऊर्जा का त्याग करके प्रतिफल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। पहले तो ये मध्यवर्ती बनता है, सक्रियन ऊर्जा दिया जाता है तब, और फिर सक्रियन ऊर्जा जो दिया जाता है वो ऊर्जा फिर ये क्या करता है, त्याग कर देता है। जो सक्रियन ऊर्जा लिया जाता है वो ऊर्जा फिर से क्या हो जाता है, त्याग कर देता है, और त्याग करके फिर से क्या बना लेता है, अपना प्रतिफल का निर्माण कर लेता है। तो ऐसे लिखा हुआ सक्रियन जटिल, सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कहा चले गए हैं। हाँ, जो जटिल सक्रिय जटिल का कुछ ऊर्जा क्या किया जाता है, त्याग करके प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। प्रतिफल और अभिकारकों के ऊर्जा के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रतिफल। अब देखो यहाँ बात तो थोड़ा और से पहले डेफिनेशन लिख लेना है, तब यहाँ बात को और गहराई से समझना है। मान लो ये 20 जूल इसके पास ऊर्जा था, दोनों पदार्थ के पास कितना ऊर्जा था, 20 जूल था। लेकिन ये जो मध्यवर्ती बनाने के लिए हम लोग एक सक्रियन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है, और वो सक्रियन ऊर्जा मान लो कितना जूल दे दिए, 10 जूल दिए। सक्रियन ऊर्जा कितना दे देते, चलो 10 नहीं 20 ही जूल ले लेते हैं, चलो 25 जूल ले लेते हैं। तो ये पदार्थ के पास कितना ऊर्जा था, 20 जूल था, लेकिन अभिक्रिया को कराने के लिए हमको और कितना ऊर्जा की जरूरत पड़ा, 25 जूल, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सक्रियन ऊर्जा कह रहे हैं। ये 25 जूल क्या है, सक्रियन ऊर्जा, और ये 20 जूल क्या है, अभिकारक का ऊर्जा। ध्यान से सुनिएगा, ये 20 जूल जो है, जो अभिकारक ने भाग लिया है उसका ऊर्जा है, लेकिन ये अभिक्रिया इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए और AB का बॉन्ड जोड़ने के लिए जो एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ा वो कितना पड़ा, तो 25 जूलों की आवश्यकता पड़ा। तो अब अगर कोई बोलेगा कि जो मध्यवर्ती पदार्थ बना है, जो इसके पास ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो 20 पहले से था, 25 और ले लिया तो ये कितना हो गया, 45 जूल हो गया। इसके पास ऊर्जा कितना हो गया, 45 जूल। लेकिन जब ये उत्पाद का प्रतिफल का निर्माण करता है, ये सारा ऊर्जा रखा हुआ नहीं रहता है, इसके पास सारा ऊर्जा रखा हुआ नहीं रहता है। कभी कभी हो सकता है प्रतिफल बनाते टाइम में ये ऊर्जा या तो जितना सक्रियन ऊर्जा था उतना त्याग करके चला जाएगा, या ऐसा नहीं होता है, या तो अधिक या कम ही त्याग करेगा। या तो 25 जूल लिया था सक्रियन ऊर्जा, तो हो सकता है कि ये 15 जूल क्या कर दिया, 15 जूल त्याग कर दिया। क्या कर दिया, 15 जूल त्याग कर दिया। जब 15 जूल त्याग कर देगा
प्रतिफल बनाते टाइम में, तब इसके पास ऊर्जा कितना बच जाएगा, 30 जूल बच जाएगा। तब ऊर्जा कितना बच जाएगा, 30 जूल। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, तो अभिकारक के पास कितना जूल था, 20 जूल। प्रतिफल के पास कितना जूल हो गया, 30 जूल। तो ऊर्जा में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ऊर्जा में जब वृद्धि होता है, जब ऊर्जा में वृद्धि होता है तो कितना से वृद्धि हो गया, तो यही दोनों के अंतर को, यही दोनों ऊर्जा के अंतर को, तो अंतर कितना जूल हो रहा है, 10 जूल का हो रहा है। यही अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया का ऊष्मा कहते हैं। यही अंतर को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का ऊष्मा कहते हैं। अब बताओ कि ऑब्वियस है कि इसका ऊष्मा क्या हो गया, 10 जूल बढ़ गया। ये 20 था और 30 हो गया, तो 10 जूल बढ़ा। इसका मतलब ये ऊष्मा क्या करेगा, देगा। इसमें से ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा। जो 10 जूल एक्स्ट्रा हुआ है वो ऊष्मा के रूप में निकलेगा। तो इसको, ये जो अभिक्रिया कहलाएगा, कैसा अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ये कैसा अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक। लेकिन मान लो कि जब यहाँ पर जब प्रतिफल बन रहा था, ये 15 जूल नहीं त्याग करके, 15 जूल नहीं त्याग करके कितना त्याग कर दिया, तो -30 जूल क्या कर दिया, त्याग कर दिया। कितना, -30 जूल त्याग कर दिया। और जब -30 जूल त्याग करेगा तब तो प्रतिफल के पास कितना जूल बचेगा, 15 जूल बचेगा सिर्फ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिकारक के पास कितना ऊर्जा था, 20 जूल। लेकिन अब बचा कितना, 15 जूल। अब कितना बचा, 15 जूल बचा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ऊष्मा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, वो घट गया। और जब भी ऊष्मीय ऊर्जा घट जाता है तो बाहर से ऊष्मा क्या करता है, लेना शुरू कर देता है, बाहर से ऊष्मा लेना शुरू कर देता है। तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। अब बात को थोड़ा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है। इससे ऊष्मा निकल रहा है, 10 जूल एक्स्ट्रा हो गया, इसमें 5 जूल का क्या कमी आ गया, तो ये क्या हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। बार बार बोल रहे हैं, अगर ये वीडियो को आप एक बार नहीं देख के 2 बार देखिए, एक बार नहीं देख के 2 बार देखिए। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसको बार बार रिपीट करके 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देख लो, अगर टाइम हो तो। बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस की। वही 2 प्रकार की अभिक्रिया होता है। यहाँ पर भी डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, सॉरी। ये जो 15 जूल हो गया, मतलब जब अभिकारक का ज़्यादा होगा और प्रतिफल का कम हो जाता है, तो 5 जूल कहाँ पे चला जाता है, ऊष्मा निकालने में चला जाता है। तो जब ये कम हो जाता है, प्रतिफल का ऊर्जा कम हो जाता है, तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जो ये 30 जूल हो जा रहा था, मतलब 10 जूल एक्स्ट्रा हो जा रहा था, तो ये 10 जूल एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब ऊष्मा को गेन किया। ऊष्मा को क्या किया, 10 जूल ऊष्मा को गेन कर लिया। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं। तो जब प्रतिफल का कम हो जाएगा तो ऊष्माक्षेपी होगा, और जब प्रतिफल का ज़्यादा हो जाएगा तो उस क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो जाएगा। ठीक, बात को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा बोल दिए। यहाँ पर सब डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है ऊर्जा का लाइन। ये इधर वाला जो लाइन है ये ऊर्जा का लाइन है, और इधर वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन ये किसका है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को लाइन को दिखाया जाए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की लाइन को दिखाया जाए कि अभिक्रिया किस प्रकार से हो। देखो, पहले यहाँ पर ये जो E1 ऊर्जा है, E1 ऊर्जा है वो किस प्रकार का ऊर्जा है, तो ये अभिकारक का ऊर्जा है। यहाँ पर दिख रहा है ना कि अभिकारक यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, जो A और A2 प्लस B2 अभिकारक है, यहाँ शुरू हो रहा है। अब इसके पास ऊर्जा कितना है, पहले नीचे E1 है, लेकिन अभिक्रिया कराने के लिए सक्रियण ऊर्जा हमको कितना चाहिए, E2 चाहिए। कितना चाहिए, E2 चाहिए। ये E2 ऊर्जा पर पहुंचेगा तभी जाकर अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर पहुंच गया तो ये मध्यवर्ती बन गया। मध्यवर्ती को हम लोग सक्रिय जटिल भी कहते हैं, मध्यवर्ती को क्या कहते हैं, सक्रिय जटिल भी कहते हैं। डायग्राम को एक बार समझ लेना है, उसके बाद कभी भी डायग्राम देखेंगे तो हमेशा के लिए क्या रहेगा, याद रहेगा, हमेशा के लिए ये याद रहेगा। इस बात को समझना है। अगर यहाँ पर हम लोग गौर करते हैं तो ये क्या है, सक्रिय जटिल का निर्माण कर लिया, मतलब ये मध्यवर्ती बन गया। हम अभी थोड़ा देर पहले ही बात करते, मध्यवर्ती जैसे बनता था, ये ऊर्जा जो सक्रियण ऊर्जा लिया था वो ऊर्जा का फिर क्या करता है, उसमें से ऊर्जा छोड़ देता है
वो ऊर्जा क्या करता है, छोड़ देता है। अब छोड़ेगा तो देखो जब ये ऊर्जा जो प्रतिफल बना तो प्रतिफल यहाँ पर 2ab का निर्माण हो गया। जो 2ab का प्रतिफल का ऊर्जा कितना हो गया, E3 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दो, अभिकारक ऊर्जा ज़्यादा है कि प्रतिफल का ऊर्जा ज़्यादा है। यहाँ पर प्रतिफल का ऊर्जा कम हो जा रहा है, अभिकारक ऊर्जा क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। इसीलिए ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में कि यहाँ पे जो अभिकारक का अभिक्रिया है E1 है और प्रतिफल का अभिक्रिया देखो ऊपर में रह गया है, मतलब इसका ऊर्जा क्या है, E2 E3 है। इसका यहाँ पर प्रतिफल का ऊर्जा ज़्यादा है, अभिकारक ऊर्जा क्या है, कम है। तो इस केस में जब प्रतिफल का ऊर्जा ज़्यादा होता है और अभिकारक ऊर्जा कम होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों डायग्राम को बना लेना, हेडिंग पहले डाल लेना है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों डायग्राम को बना लेना है। अब यहाँ से एक दो कॉन्सेप्ट और निकल के आता है। अगर देखो हमेशा जब हम लोग डेलिच निकालते हैं, जो ऊष्मा को हम दर्शाते हैं, तो डेलिच का जो मान निकालते हैं हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब बाद में से पहले वाला घटाते हैं। तो बाद वाला यहाँ पर कितना है, E3 है, इसमें कितना है, E1 है। तो E3 में से क्या करेंगे, E1 घटाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये कम है और कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं, तो हमेशा कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो ये चीज़ देखने को मिलता है कि डेल एच का मान ऋणात्मक होता है किस अभिक्रिया के लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। अगर यहाँ पे फाइनल में क्या है, प्रतिफल में क्या मिला है, E3 मिला है और अभिकारक में क्या है, E1 है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये अधिक है और ये कम है, तो अधिक में से अगर कम को घटाएंगे तो धनात्मक आएगा। इसका मतलब डेल एच का मान धनात्मक होता है किस अभिक्रिया के लिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए। किस अभिक्रिया के लिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए डेल एच का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। इतना लिख लेना है जो हम घेर के लिखे। सक्रियण ऊर्जा के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझ गए। सक्रियण ऊर्जा क्या कहता है, वो ऐसा ऊर्जा होता है जो कि अभिकारक को उस ऊर्जा पर लेके जाता है, अपना ऊर्जा देकर उसको अभिक्रिया कराने में क्या करता है, मदद करता है। अभिक्रिया करा के मदद करने के बाद वो फिर से वो अपना ऊर्जा वापस ले लेता है और फिर दूसरे अणु को वही क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा फिर दोबारा देता है और दोबारा देकर दूसरे अणु को अभिक्रिया कराता है और फिर ये अणु ऊर्जा क्या करता है, वापस ले लेता है। ये प्रोसेस चलते रहता है, ये प्रोसेस चलते रहता है, ऐसा देखने को मिलता है। आगे की जो पढ़ना है, आर्हेनियस का समीकरण पढ़ना है। आर्हेनियस का समीकरण ऐसा करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आर्हेनियस का समीकरण आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आर्हेनियस का समीकरण पढ़ेंगे।